हमारा अगला टॉपिक है, हेडिंग हमने क्या दिया है, वसा। वसा क्या होता है? तो वसा मतलब सरल शब्दों में कहें तो तेल। वसा को हम सरल शब्दों में क्या कहेंगे? तेल। समझ आ रहा है? ठीक। ये जो वसा होता है, इस वसा का सामान्य सूत्र क्या होता है? CHO। मतलब यह हुआ कि जो वसा है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग है। अभी हमने कुछ दिन पहले विभाजित किया था कार्बनिक मतलब जिसमें ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो, तो वसा में भी क्या है? कार्बन है। इसका मतलब वसा ऐसा पोषक तत्व है जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, मतलब ये कार्बनिक है। तो किन चीजों का ये यौगिक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो 1:1 के अनुपात में मिल करके क्या बनाते हैं? वसा। समझ आ रहा है? ये जो वसा है जल में क्या होता है? अघुलनशील। जल में अघुलनशील होता है, किंतु क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल एवं बेंजीन में क्या होता है? घुलनशील। क्या क्या चीज में घुल जाएगा? क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल एवं बेंजीन में घुलनशील। समझ में आ गया? ठीक। वसा जो होता है ये दो प्रकार का होता है, पहला संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त वसा मतलब ठोस रूप। किस रूप में होती है? ठोस रूप में। ठोस रूप में जमी हुई जो वसा होती है उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा। जैसे कि जंतुओं में जमी वसा, जंतुओं में जमी हुई वसा। जैसे नारियल या ताड़ का जो होता है उसमें वसा होगा, वो कैसा वसा होगा? संतृप्त वसा। सरल शब्दों में कहें तो ऐसी वसा जो ठोस रूप में जमी हुई हो उसको हम क्या बोलेंगे? संतृप्त। दूसरा क्या लिखा है? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा मतलब द्रव अवस्था या फिर तरल रूप में वसा। तरल रूप में होती है। किस रूप में होती है जी? तरल रूप में होती है। तो ऐसा वसा जो लिक्विड फॉर्म में, इसको हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त वसा। जैसे कि पेड़ पौधों की वसा। तो पेड़ पौधों के अंदर में जो वसा होती है लिक्विड रूप में होता है, तो ऐसी वसा को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त वसा। समझ में आ गया? तो वसा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है संतृप्त वसा और एक है असंतृप्त। जैसे हमारे शरीर के अंदर में होगा, अब इस चमड़ी को खींच के निकालेंगे, इसके अंदर में जो क्या एपिडर्मिस, एपिथेलियम क्या के नहीं बोलते हैं, वो क्या होगा? ठोस। कैसी वसा? ठोस। और पेड़ वगैरह काटते हैं तो है ना, लिक्विड ऐसे करके। ठीक है। यदि हम वसा के कार्य की बात करें, वसा के हम किसकी बात करें? कार्य। तो वसा का काम है शरीर के उष्मा क्षय को रोकना। ठीक, क्या बोला मैंने? शरीर के उष्मा क्षय को रोकना, मतलब उष्मा क्षरण को रोकना। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखना। समझ आ रहा है? शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखना। शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखना किसका काम है जी? वसा। यदि वसा हमारे शरीर में नहीं रहेगा ना, तो हमारे शरीर का तापमान अनियंत्रित हो जाएगा। गर्मी दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और ठंड के दिन में बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा। दोनों ही खतरनाक। मनुष्य समतापी वाला है, जिसका ताप हमेशा क्या रहता है? एक समान। मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तापमान को नियंत्रित रखने का काम कौन करता है? वसा। तो बोलते नहीं, मोटे लोगों को ठंड कम लगता है, अब पतले लोगों को ठंड ज्यादा लगता है। अब मोटे लोगों को ठंड कम लगती है क्योंकि चर्बी भरा है फुल एकदम वसा, तो उष्मा को ज्यादा क्षरण होने नहीं देता। अब पतला आदमी है, सिंगल हड्डी सिंगल बैटरी बोलेंगे, अब वसा ही नहीं है, शरीर का उष्मा क्या है? बाहर निकल जाता है बेचारा, है ना, ठंड लगती है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। तो याद रखना, वसा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के उष्मा क्षय को रोकना, शरीर के सामान्य तापमान को बनाना। क्लियर यहाँ तक? 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी क्या होती है?
ऊर्जा होती है, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? लेकिन याद रखना, वसा का काम शरीर को ऊर्जा देना नहीं, ऊर्जा क्षरण को रोकना, ऊष्मा क्षय को रोकना। और शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक, चलिए, एक क्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। हाइड्रोजनीकरण की क्रिया क्या होती है? तो असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। और यह क्रिया होती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम असंतृप्त वसा को संतृप्त अवस्था में बदलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। और याद रखना, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के बाद जो वसा बनती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांस वसा। क्या कहा जाता है? ट्रांस वसा। और ट्रांस वसा जो है, हालांकि खाने में मजा आता है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। हार्ट अटैक के सबसे प्रमुख कारणों में से क्या है? ट्रांस, है ना। डालडा घी बोलते हैं, मस्त घी लगा लगा के, तेल लगा लगा के खाते हैं, मजा तो आता है लेकिन हानिकारक। हार्ट अटैक का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ट्रांस। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक क्या है? वसा। ध्यान रहेगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? वसा। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। समझ में आ गई बातें? प्रोटीन देखेंगे, ठीक है। वसा के बाद में हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है ये क्या चीज है? तो पहली बात यह कार्बनिक पोषक तत्व है। प्रोटीन भी क्या है? कार्बनिक पोषक तत्व है। प्रोटीन का सामान्य सूत्र याद रखना, CHON। प्रोटीन का सामान्य सूत्र क्या है? CHON। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक। 4 कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होता है, ठीक है। एमिनो एसिड, प्रोटीन जो होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड जो है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन के यौगिक, ठीक है। एमिनो एसिड एक्चुअल में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन का यौगिक होता है। और यही जो है वास्तविक में क्या होता है? प्रोटीन। तो यदि हम प्रोटीन बोल रहे हैं तो भी ठीक है, और यदि हम एमिनो एसिड बोल रहे हैं तो भी, चाहे आप एमिनो एसिड बोलो चाहे आप प्रोटीन। अब एसिड बोल रहे हैं, एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल। एक प्रकार का प्रोटीन क्या होता है? अम्ल। कैसा अम्ल? एमिनो। तो एमिनो एसिड भी क्या है? प्रोटीन। समझ आ रहा है? यदि हम प्रोटीन के कार्य की बात करें तो प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नए नए कोशिका एवं नए नए ऊतकों का निर्माण। यदि हम जब पैदा हुए थे उस समय जो कोशिका और ऊतक बना था, उसके बाद में और नहीं बनेगा तो शरीर तो मर जाएगा। तो शरीर को जिंदा रखने के लिए चाहिए कि नया नया कोशिका बने और नया नया ऊतक बने, तभी तो वृद्धि और विकास होगा। तो ध्यान रखिए, शरीर के नए नए कोशिका एवं ऊतकों का निर्माण करना, इसके अलावा शरीर के टूटे अंगों का मरम्मत करना किसका कार्य है? प्रोटीन का कार्य है। अब चूंकि नए नए कोशिका और नए नए ऊतक बना रहे हैं, मतलब नया जीवन दे रहे हैं, इस कारण इसको मानव शरीर की जीवन रेखा क्या कहा जाता है? मानव शरीर की क्या बोलेंगे जी? जीवन रेखा। याद रखेंगे, मानव शरीर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन। क्लियर है? यदि हम प्रोटीन में बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 5 से 6 किलो कैलोरी ऊर्जा, 5 से 6 किलो कैलोरी ऊर्जा। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है? वसा में, 9.3 किलो कैलोरी, अभी हमने पढ़ा, ठीक। यदि हम प्रोटीन के उदाहरण की बात करें तो अल्फा की रहती है,
जैसे हमारा नाखून है, बाल है, समझ आ रहे, सांप की जो केचुली वगैरह होती है, ये सब किसमें आ जाता है आपका अल्प प्रोटीन है एक प्रकार। इसका मतलब सर नाखून को खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा क्या? बिल्कुल, यदि पचा पाए आपका शरीर तब क्या मिलेगा? ठीक है, तो अल्फा केराटिन समझ गए, नाखून, बाल, ये सब क्या है अल्फा। यदि हम केसिन की बात करें तो दूध का प्रोटीन, समझ आ रहे, केसिन किसका होता है? दूध का प्रोटीन। तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? केसिन। और दूध के सफेद रंग होने का कारण भी क्या है? केसिन। पूछ देगा ना आपको, मान लो कि दूध सफेद रंग होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? केसिन। दूध का लगभग 70-75% हिस्सा तो आपका पानी होता है, बाकी मात्रा में आयरन, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम सब पाया जाता है। दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। जैसे दूध के साथ में आपने अंडा और केला, तो दूध, अंडा, केला, यदि ये तीनों चीज आप खा रहे हैं ना, तो आपको दुनिया में और किसी चीज को खाने की जरूरत नहीं है, जिंदा रह सकते हैं। 3 चीज कंप्लीट आहार, दूध, केला, अंडा, क्योंकि इसमें संसार का हर पोषक पदार्थ पाए। समझ आ रहा है? इसलिए बोलते हैं ना, बच्चे जब छोटे हैं तो उनको दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि दूध पिलाने से सारा पोषक तत्व मिलेगा, शरीर का ग्रोथ अच्छे से हो। समझ में आ रहा है? यदि ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ तो प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं? रोग। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? रोग। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग याद रखना है, क्वासियोरकस। क्या बोला मैंने? क्वासियोरकस, क्वासियोरकस। और दूसरा क्या है? मेरेस्मस, मेरेस्मस। जनरली बच्चों में होता है, ठीक है, हालांकि बड़ों को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली में होता है बच्चों में। तो प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वासियोरकस और मेरेस्मस। क्या बोला? क्वासियोरकस, मेरेस्मस। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने देख लिया प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब यदि हम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, इसके यदि हम स्रोत बोले तो प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत हैं। सबसे बढ़िया स्रोत है आपका सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। तो सोयाबीन में लगभग 43 से 45% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, जैसे सोयाबीन का बड़ी हो गया, सोया तेल हो गया, है ना, सोया का बीज हो गया, जो भी चीज। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। लगभग 43 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है? चलिए, विज्ञान में जनरल नॉलेज शामिल है। यदि हम अंडे की बात करें तो एक अंडे में 8 से 9 ग्राम क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एक अंडा में 8 से 9 ग्राम क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अब हो सकता है 7 ग्राम, 8 ग्राम ना, एवरेज ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। सबसे अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन, सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का प्रोटीन, समझ आ रहे हैं? तो सबसे अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अंडा में। और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। इसके अलावा प्रोटीन के स्रोत जैसे कि दूध हो गया, है ना, मछली है, मांस मछली, अंडा बताया, हरे पत्तेदार सब्जियां, सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ये सोयाबीन और अंडा। क्लियर है? इसके अलावा प्रोटीन के बारे में और क्या जानते हैं अपने को? तो हमको डेली लाइफ में प्रतिदिन हमको कितना प्रोटीन चाहिए? तो जनरली ना हमारे जो वजन होता है ना, उस वजन के हिसाब से चाहिए रहता है। लेकिन एक एवरेज यदि हम प्रोटीन की बात करें तो 60 से 70 ग्राम के आसपास हमको रोज क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। औसत वजन जनरली 60 से, यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 45-50 के आसपास, भाई वजन जैसे कम होता है महिलाओं का तो प्रोटीन थोड़ा कम, वजन थोड़ा ज़्यादा है तो प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अब एवरेज याद रखें, प्रतिदिन हमको कितना प्रोटीन चाहिए? 60 से 70 ग्राम के आसपास क्या चाहिए जी? प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा सामान्य क्रियाशील महिला को 45 से 46 ग्राम, सामान्य क्रियाशील महिला की बात करें
तो सामान्य क्रियाशील महिला को कितना चाहिए? 45 से 46 ग्राम क्या चाहिए? प्रोटीन रोज ना, डेली। यदि गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला को कितना चाहिए? 60 से 70 ग्राम के आसपास। और सामान्य महिला को 45 से 46। जैसे आप लोगों को 45-46 ग्राम में चल रहा है, लेकिन गर्भवती महिला को ज़्यादा चाहिए ना, वो बच्चा भी अंदर है ना, दही बहु है, तो 60 से 70 ग्राम, ठीक है, ये चाहिए। इसके अलावा यदि कैलोरी मान में यदि हम देखेंगे तो जैसे सामान्य जो स्टूडेंट होता है उसको कितना कैलोरी चाहिए, एक क्रियाशील मजदूर है उसको कितना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को कितना कैलोरी मान चाहिए, ठीक है। तो चलो दो लाइन लिख लेते हैं इसको भी। सामान्य व्यक्ति को 3000 कैलोरी, यहाँ लिख देता हूँ। सामान्य व्यक्ति, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ। सामान्य व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति को रोज 3000 कैलोरी बोलो ना, 3000 कैलोरी बोल दिया ना, ठीक। सामान्य व्यक्ति को 3000 कैलोरी। यदि कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को कितना चाहिए? 4000 कैलोरी, समझ आ रहा? ठीक है ना। सामान्य व्यक्ति को 3000 कैलोरी, और किसी जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए भी 3000 विद्यार्थी के लिए भी कितना? 3000। हाँ, 4000 किसमें होता है? जो मेहनत करते हैं, मेहनत कश मजदूर, मेहनत कश मजदूर जो मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, परिश्रमी। अच्छा शब्द लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? परिश्रमी। तो परिश्रमी को कितना चाहिए? 4000 कैलोरी प्रतिदिन अपने भोजन में चाहिए। समझ आ रहे हैं? तो विद्यार्थी को और सामान्य व्यक्ति को 3000 कैलोरी, परिश्रमी को 4000 कैलोरी। यदि गर्भवती महिला है तो 2800, गर्भवती महिला को 2800 कैलोरी चाहिए। और दूध पिलाने वाली को कितना है जी? दूध पिलाने वाली जो महिला है इसको लगभग चाहिए 2800 कैलोरी। ऐसे करके थोड़ा ध्यान। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया रहता है, तो मान लो कभी क्वेश्चन बन जाए तो एक आपके पास डाटा होना चाहिए। महिला को या दूध पिलाने वाली महिला है या गर्भवती महिला है 2800 चाहिए, और जो सामान्य महिला है उसको 2500 चाहिए, ठीक है। इसको सामान्य महिला, तो सामान्य महिला को कितना चाहिए? 2500 कैलोरी। क्लियर है? अब गर्भवती और दूध पिलाने वाली तो एक ही हो गया ना भाई, आखिर जो बच्चा है उसके पास। तो सामान्य महिला को कितना चाहिए? 2500, गर्भवती और दूध पिलाने वाली को 2800, परिश्रमी व्यक्ति को 4000, विद्यार्थी और सामान्य व्यक्ति को 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया कौन सा वाला टॉपिक? वसा, प्रोटीन। ठीक, पहले हमने देखा क्या? वसा। दूसरा हमने क्या देखा? प्रोटीन। तो प्रोटीन किसका यौगिक होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये वास्तविक में एमिनो एसिड होता है, और जो एमिनो एसिड होता है वो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन का यौगिक होता है। इस तरीके से हमने किसको जान लिया? प्रोटीन। आ गया समझ में? ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और पूरा वीडियो से समझ में आएगा। ठीक है, किसी चीज को जब हम एक बार करते हैं ना तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त, जब दूसरे बार प्राप्त करते हैं तो थोड़ा सा अनुभव होता है, और तीसरे बार करेंगे, चौथे बार करेंगे, मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो उस चीज के बारे में हमको ज्यादा नॉलेज। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्या बोला जाता है? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो हमको बार बार क्या करना है? प्रैक्टिस करेंगे, और जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हमको नई नई चीजें प्राप्त होंगी। तो बार बार वीडियो देखना है, बार बार पढ़ना है। तब तक पढ़ना है जब तक हम कोई एक जगह सेटल ना हो जाए, कोई ना कोई जॉब अपने को न मिले।
समझ में आ गई बातें? तो काम को क्या करना है, बार बार, एक बार नहीं, बार। वो गाना भी चलता है, बार बार देखो, 1000 बार देखो। ये देखने की चीज है हमारा, भाई तो देखने का चीज है, पढ़ने का चीज है, बार बार देखो, क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बातें?